बड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बड़ा इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपना जो मसल्स होता है स्केलेटल मसल, उसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर आपका इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो थोड़ा देख लें ताकि या वो टॉपिक आप पढ़ लें ताकि मसल्स की स्ट्रक्चर याद होगी ना, तो ये आज की थ्योरी जो है ये भी आपको इजीली समझ में आएगी। तो लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था कि ये बोन होती है हड्डी, हड्डी के ऊपर जो मांस होता है, जो गोश्त होता है बेटा, इस गोश्त को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, यानी कि वो मसल जो हड्डियों के ऊपर चढ़ी हुई हो। अब हमने मसल को पढ़ा था कि मसल जो होती है बेटा, इसके बाहर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं ओवरऑल एपिमाइसियम। एपिमाइसियम ओवरऑल ये बेटा आपकी मसल होती है, इसकी आउटर कवरिंग होती है, उसको कहते हैं एपिमाइसियम। जब हम मसल्स को हम देखेंगे ना बेटा, तो मसल अंदर से बनी हुई है बंडल की, ये आपको बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे बंडल होते हैं, इसको हम कहते हैं मसल बंडल या फेसिकल। मसल बंडल के बाहर ये लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं पेरीमाइसियम, यानी कि मसल के बंडल की आउटर लेयर। फिर हम मसल बंडल को देखें तो मसल बंडल के अंदर बेटा ये आपको लाल लाल कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल कलर के डॉट डॉट, ये बेटा मसल के सेल होते हैं जो मसल के बंडल के अंदर होते हैं। अब इन मसल के बंडल के इन सेलों को हम कहते हैं मसल फाइबर या इसको हम कहते हैं मसल सेल। अब एक मसल बंडल को हम यहाँ पे जूम करते हैं बेटा, तो ये मसल बंडल है पूरा का पूरा। मसल बंडल के बाहर ये कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। अब मसल के अंदर ये मसल सेल होते हैं, एक मसल सेल को हम जूम करते हैं यहाँ पे बेटा, तो ये अपना एक मसल सेल है या मसल फाइबर है। मसल सेल के बाहर जो है लेयर होती है बेटा, ये एक आउटर लेयर होती है, ये से इस मसल सेल के आउटर लेयर को हम कहते हैं एंडोमेसियम। एंडोमेसियम के अंदर लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की, और मसल सेल की बेटा सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा या सेल मेम्ब्रेन, सार्कोलीमा या सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन है मसल सेल की, इस मसल सेल की बेटा सेल मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। फिर आगे हम देखें तो ये मसल का सेल है बेटा, मसल जो है आपकी वो भी सेलों की बनी हुई है, और मसल का जो सेल होता है बेटा उसके अंदर जब हम देखेंगे तो मसल के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, और मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे आपको मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस भी दिखाई देंगे, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इस वजह से स्केलेटल मसल को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और दूसरी चीज आपको मसल सेल में दिखाई देगी वो ये बेटा बैंड दिखाई देंगे, ये प्रोटीन के धागे दिखाई देंगे। ये एक धागा है, धागा, ये फाइब्रस प्रोटीन है बड़ा सारे। और ये जो प्रोटीन होता है ये बीच में काले कलर का दिखाई दे रहा है बड़ा, इस प्रोटीन के धागे को हम कहते हैं जेड लाइन या सेपरेटिंग लाइन, जिसको हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये जेड लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग लाइन। और ये डार्क बैंड होता है, ये बहुत ज्यादा मोटी होती है, डार्क कलर की होती है। और ये जो हम देखेंगे जेड लाइन, तो जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं एक और प्रोटीन के धागे, ये आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे होंगे। इन बेटा प्रोटीन के धागों को हम कहते हैं थिन फिलामेंट। तो आपकी जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं थिन फिलामेंट्स, और थिन फिलामेंट्स को भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि थिन फिलामेंट जो होते हैं ये बने हुए हैं एक्टिन प्रोटीन के, और ट्रोपोनिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, तीन किस्म के प्रोटीन होते हैं आपके जो थिन फिलामेंट को बनाते हैं, जिसकी साइज 7 से 8 नैनोमीटर होती है ओवरऑल। और ये थिन फिलामेंट के बीच में हम देखें तो ये ब्लू कलर का आपको प्रोटीन का धागा दिखाई दे रहा होगा, इस बेटा धागे को हम कहते हैं थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट आपका बना हुआ है एक ही किस्म की प्रोटीन का जिसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। तो ये आपका ओवरऑल बेटा ये थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट। अब थिन और थिक इन दोनों को हम कहते हैं सार्कोमर। थिन और थिक फिलामेंट इन सबको मिला के हम कहते हैं सार्कोमर कहते हैं, जो कि आपका फंक्शनल यूनिट है मसल का, स्केलेटल मसल का। और यही सार्कोमर, यही थिन और थिक फिलामेंट ही होते हैं जो आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। अब चलते हैं इस थ्योरी की तरफ बेटा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है इसको देने वाले दो साइंटिस्ट है, इसका नाम था हग्स हग्सली, दूसरा था जैन हेनेसन 1954 में। इन दो बंदों ने ये थ्योरी दी थी। अब इन बंदों ने एक्सप्लेन किया था कि अपने अंदर बॉडी में जो मसल है वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कैसे होती है, जिसको हम आज डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये अपना एक ओवरऑल सार्कोमर है। सार्कोमर का मतलब होता है कि ये 4 आपके एक्टिन फिलामेंट्स हो या 4 थिन फिलामेंट्स हो, और बीच में एक थिक फिलामेंट हो, तो इस स्ट्रक्चर पूरी को हम कहेंगे सार्कोमर। तो आपका सार्कोमर या मियोफाइब्रल जो है वो बेटा बना हुआ है आपका सार्कोमर जो है
ये बना हुआ है दो चीज़ों का। एक चीज़ का बेटा नाम है थिन फिलामेंट, दूसरी चीज़ का नाम है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट में 3 किस्म के प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। और थिक फिलामेंट में एक ही किस्म का प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। और ये चारों ही किस्म के प्रोटीन जो हैं ये सारे धागेनुमा प्रोटीन होते हैं, इसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अब हम बेटा देखें तो एक्टिन प्रोटीन जो होता है, ये रहा एक्टिन प्रोटीन। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो आपको एक्टिन प्रोटीन जो है असल में ये एक्टिन प्रोटीन के 2 धागे आपको दिखाई देंगे। अब ये 2 धागे होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। असल में बेटा ये एक्टिन प्रोटीन के 2 धागे होते हैं, ये एक धागा, ये 2, ऐसे 2 धागे होते हैं एक्टिन के। एक्टिन जो प्रोटीन होता है ये मेन प्रोटीन है आपके थिन फिलामेंट्स के अंदर। ये रहे 2 धागे एक्टिन प्रोटीन के। तो एक्टिन प्रोटीन के कितने धागे बेटा? 2। ट्रोपोमायोसिन के भी कितने धागे होते हैं? 2। अच्छा, अब एक्टिन जो प्रोटीन होता है, थोड़ा ध्यान देना, एक्टिन प्रोटीन जो होता है बेटा इसके अंदर होते हैं बाइंडिंग साइट। एक्टिन प्रोटीन के अंदर ऐसे छोटे छोटे यूं सोराख होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, और इन सोराखों को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आपके मायोसिन प्रोटीन जो ये थिक प्रोटीन है ये अटैच होगा यहाँ पे, जिसके नतीजे में आपकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो बेटा ये रहा आपका एक्टिन प्रोटीन और उसमें ये बाइंडिंग साइट्स हैं। अब एक्टिन प्रोटीन जो होता है इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर ये एक धागा, ये एक दूसरा धागा, ऐसे हर एक्टिन प्रोटीन के ऊपर 2 और प्रोटीन के धागे होते हैं जो आपके एक्टिन प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, ब्लॉक कर रहे हैं इसके सॉकेट्स को या बाइंडिंग साइट्स को। इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन के 2 धागे होते हैं 2 एक्टिन प्रोटीन के ऊपर। ट्रोपोमायोसिन बेटा वो प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन के धागे होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने से। ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन होता है ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकते हैं, ये मसल को रिलैक्स करवाते हैं। कैसे कराते हैं आगे डिस्कस करते हैं। दूसरे किस्म का प्रोटीन के बाद तीसरे किस्म का प्रोटीन ये ट्रोपोनिन होता है बेटा। और ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये बना हुआ है टोटल 3 सब प्रोटीन्स का। ट्रोपोनिन जो है बेटा ये और 3 किस्म के प्रोटीन है, ICT, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T। अब ये ट्रोपोनिन जो होता है बेटा ये होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये आपको 3 दाने दिखाई दे रहे हैं बेटा। हर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये ऐसे 3 प्रोटीन के दाने होते हैं। ये आपका प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो होता क्या है, एक्टिन जो होते हैं इसके 2 धागे होते हैं। एक्टिन के ऊपर होता है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो होता है ये 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है। ये 3 किस्म के प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, गुच्छा होता है, जिसमें से बेटा ये प्रोटीन होता है सबसे नीचे प्रोटीन, इसका नाम है I, फिर बीच वाला प्रोटीन इसका नाम है C और ऊपर वाले का नाम है T। ट्रोपोनिन I जो नीचे होता है, ऐसे आपको याद करना है अरेंजमेंट में भी, ट्रोपोनिन I, फिर ऊपर ट्रोपोनिन C, उसके ऊपर होता है ट्रोपोनिन T। क्लियर? अच्छा, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो होता क्या है बेटा, हक्सली और हैंसन ने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये अपने जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इसके पीछे 3 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर बेटा। एक फैक्टर इसका नाम है नर्व इम्पल्स पहले नंबर पे, फिर दूसरा फैक्टर आता है कैल्शियम आयन, तीसरा फैक्टर होता है इसका नाम है ATP। ये 3 चीजें होंगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ये 3 फैक्टर जिसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है बेटा, अब आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी बेटा तो उस टाइम होता क्या है, आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है, आपका नर्वस सिस्टम जो है, ये मैसेज देगा बेटा। ये मैसेज देगा एक तार के जरिए। तार का नाम है मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन। ये मोटर नर्व आती है दिमाग से मैसेज लेके, और इस दिमाग के मैसेज को हम बेटा कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब ही होता है दिमाग का मैसेज, ब्रेन का मैसेज। तो ब्रेन का मैसेज आ रहा है आपका यहाँ पर आपकी हड्डी से होता हुआ, हड्डी के ऊपर मसल है,
तो आपकी मसल के अंदर ये दिमाग की तार होती है जिसको मोटर कहते हैं। ये तार आई यहाँ आपके सेल के करीब। अब यहाँ पे देखें, ये आ गई दिमाग की तार। अब ये आपकी दिमाग की तार है, इसको हम कहेंगे बेटा सिंपल मोटर नर्व। ये आपका नर्व सेल है और नर्व सेल का आखिरी हिस्सा है। ये आपका ऊपर न्यूरॉन है, ठीक है बेटा, जो आया है मसल सेल के पास। अब ये न्यूरॉन का आखिरी पोर्शन है। न्यूरॉन के इस एंड को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। न्यूरॉन की बेटा लास्ट पोर्शन को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का मतलब होता है न्यूरॉन का टेल, पूंछ, और उसका टर्मिनल का मतलब है कि उस पूंछ का आखिरी हिस्सा। अब होता क्या है बेटा, नर्व पल्स आया यहाँ एक्सॉन टर्मिनल में। अब याद रखना मेरे बच्चे एक बात, मसल सेल और नर्व सेल दोनों अटैच नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, गैप होता है, और ये इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का बेटा मतलब होता है कि आपके नर्व सेल और मसल सेल या दो न्यूरॉन जो होते हैं वो कभी भी जुड़े हुए नहीं हैं, उनको दोनों नर्व सेल के बीच में ऐसे स्पेस होता है, और बेटा इस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन और स्पेस बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल और इफेक्टर सेल। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, साइनेप्स जो होता है, ये स्पेस जो होता है, इस स्पेस के अंदर एक स्पेशल चीज होती है, और इस स्पेशल चीज का बेटा नाम होता है मिनरल, और इस मिनरल का नाम आपको पता होगा कैल्शियम। इस स्पेस के अंदर होता है एक मिनरल जिसका नाम है कैल्शियम। ये कैल्शियम पड़ा यहाँ पे। तो दिमाग का मैसेज आ गया यहाँ अपनी मसल्स में। मसल्स में तार है जो कि दिमाग के सेल को मैसेज देगी। ये तार ये पड़ी है, बात आ रही है बेटा समझ में? तो ये तार ये पड़ी है मसल सेल के बिल्कुल करीब पड़ी है। अब मसल का सेल जो है ये मैसेज देगा, कैसे देखें। अब मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या करेगा बेटा, ये कैल्शियम आयन जाएगा अंदर, आपके इस न्यूरॉन के अंदर जाएगा कैल्शियम। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जाता है कैल्शियम, और अंदर जाते ही एक्सॉन टर्मिनल के अंदर बेग होते हैं, बेग थैलियां होती हैं, थैलियां। इन थैलियों के अंदर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये ना प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये मसल को जो है ना उसके अंदर जो है मैसेज देंगे, आपके न्यूरॉन से ये मैसेज ट्रांसफर करेंगे, मसल सेल को देंगे। तो इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का बेटा मतलब होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है वो केमिकल जो मैसेज को ट्रांसफर करे न्यूरॉन से मसल सेल में। तो ऐसे बेटा केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स में होते हैं, ट्रांसमीटर का मतलब भी क्या है, ट्रांसमिट करने वाले, मैसेज को आगे फैलाने वाले। अब ये मैसेज जो है ये उठाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। वो कैसे देखें बेटा, कैल्शियम आएगा अंदर, कैल्शियम आके ये थैली पड़ी ना, इस थैली में न्यूरोट्रांसमीटर बंद है, पैक हुए हैं। कैल्शियम आते ही न्यूरॉन के अंदर इस थैली को तोड़ेगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर बैग या वेसिकल को बस्ट करेगा। जैसे ये थैली टूट जाएगी तो इस थैली से बेटा आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ये देखें, ये केमिकल, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, ये आ गए न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आया है यहाँ पे जो रिलीज हुआ है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। याद रखना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर के कई टाइप्स होते हैं, हर किसी का अलग अलग काम है। जैसे गाबा है, सेरोटोनिन है, एस्पार्टेट है, आपके ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, ऐसे एसिटाइल कोलिन। तो मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट करवाने आता है ना एक न्यूरोट्रांसमीटर, इस न्यूरोट्रांसमीटर का बेटा नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये कहाँ से रिलीज हुआ बेटा, एक्सॉन टर्मिनल से, एक्सॉन से, दिमाग के सेल से या दिमाग की तार से, दिमाग की मोटर नर्व से। बात आ रही है समझ में? ये मोटर है यहाँ पे पड़ी आपकी मसल में। अच्छा, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को किसने रिलीज करवाया, कैल्शियम ने रिलीज कराया है। और ये कैल्शियम कहाँ होता है, यहाँ पे होता है साइनेप्स में, न्यूरॉन और आपके ये जो सेल है मसल सेल, इसके गैप में होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन जो है मेरे बच्चे, ये आएगा और ये आके यहाँ अटैच होगा। आपकी ये न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी मसल सेल की मेम्ब्रेन, इसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। तो
तो बेटा इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं और इन प्रोटीन्स को दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे रिसेप्टर्स प्रोटीन। ये रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अटैच होगा और इन आपके इस रिसेप्टर्स के ऊपर। और रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, हर रिसेप्टर अलग अलग काम के लिए होता है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के अलग से रिसेप्टर्स होंगे और यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन अटैच होगा। अब ये रिसेप्टर जो है इस एसिटाइलकोलिन का जो मैसेज आया है, जो दिमाग ने दिया है, अब ये बेटा रिसेप्टर ये मैसेज देगा, आगे नर्व पल्स देगा, एक्शन पोटेंशियल आगे फैलाएगा, देगा इस सुराख को। ये सुराख है आपके इस ऑर्गेनेल का जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा देखें, दिमाग का मैसेज आ गया है रिसेप्टर के पास, यानी कि सेल की न्यूरोलेमा पे आ गया है। अब यहाँ से ये नर्व पल्स, ये मैसेज का सिग्नल जाएगा इस सुराख में। ये सुराख आपको नजर आ रहा है, ये बेटा ग्रीन कलर का, इस सुराख को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। इस सुराख का बेटा नाम है टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ये सुराख होता है, चैनल होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और यहाँ पे हम मसल सेल के अंदर, स्केलेटल मसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सुराख होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एसआर का, एसआर माना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सुराख है जिसका नाम है टी ट्यूब्यूल। तो टी ट्यूब्यूल में मैसेज आ गया दिमाग का। अच्छा, अब ये टी ट्यूब्यूल जो है आगे चलकर ये एक्शन पोटेंशियल दे देगा किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होगा, एंडोप्लाज्मिक जाग जाएगा, अब मेरा काम आ गया है, मुझे भी अपना काम करना है। तो एंडोप्लाज्मिक अपना यहाँ पे रोल अदा करेगा बेटा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल ये है, इसका काम ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अब कैल्शियम को रिलीज करेगा। ये कैल्शियम यहाँ अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है ना, सिस्टर्नी होती हैं, राड्स होती हैं ये, और इन राड्स के अंदर ल्यूमिन होती है, यहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा और ये कैल्शियम आएगा सार्कोप्लाज्म में या आपके मसल सेल के साइटोप्लाज्म में। चलो भाई, कैल्शियम आ गया है। अब ये कैल्शियम कहाँ से आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम तब रिलीज किया जब इसको स्टिमुलाई मिला, और ये स्टिमुलाई क्या था, एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आया, रिसेप्टर से। रिसेप्टर से कैसे आया, रिसेप्टर को ये हुक्म देने वाला कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम है बेटा, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन कहाँ से आया, न्यूरॉन से। कैसे आया, उसको रिलीज किया गया। और इस एसिटाइलकोलिन से किसने रिलीज किया, कैल्शियम ने किया। और ये कैल्शियम किसका है, ये कैल्शियम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, ये कैल्शियम पहले ही मौजूद था साइनेप्स के अंदर, ठीक है ना बेटा। मगर होता ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पहले से ही होता है, इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई वास्ता नहीं है। चलो बेटा आगे चलें। तो ये कैल्शियम आ गया है आपके साइटोप्लाज्म में, आपके साइटोसोल में। अब ये कैल्शियम रिलीज हो गया, दो चीजें तो आ गई, एक आपकी नर्व पल्स आ गई, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नर्व पल्स चाहिए। चलो बेटा, तो नर्व पल्स आ गई आपकी कहाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या आपकी मोटर इंड प्लेट पे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे मैसेज आया है ना बेटा मसल के ऊपर, इस पॉइंट को, इस एरिया को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको हम कहेंगे मोटर इंड प्लेट, या मोटर इंड प्लेट भी कहेंगे, जहाँ पे मैसेज आया है मसल सेल में, ठीक है बेटा। अच्छा जी, जहाँ पे टी ट्यूब्यूल होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे मैसेज आता है आपके नर्व का मसल सेल में। तो मैं बार बार थोड़ा रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छी तरह से कॉन्सेप्टली सीक्वेंस वाइज याद हो जाए, ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्टली समझे चीज़ को। अच्छा, तो ये कैल्शियम आ गया बेटा, ठीक है। और ये एसिटाइलकोलिन आया यहाँ पे, साइनेप्स हुआ, और साइनेप्स आगे कैल्शियम में, कैल्शियम टी ट्यूब्यूल से था, उसमें नर्व पल्स आई, वहाँ से सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम को रिलीज किया। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, आगे देखें। अब ये बेटा कैल्शियम आएगा और कैल्शियम अटैच होगा। कैल्शियम किस पे अटैच होगा, थिन फिलामेंट पे या थिक फिलामेंट पे। कैल्शियम बेटा अटैच होगा थिन फिलामेंट पे, याद रखना, थिन फिलामेंट पे कैल्शियम अटैच होगा, इन धागों के ऊपर, थिन फिलामेंट के ऊपर। अब थिन फिलामेंट में तो 3 किस्म के प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तो आप बताएं कैल्शियम कहाँ पे अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन पे या ट्रोपोनिन पे या एक्टिन पे। बेटा ये कैल्शियम अटैच होगा ट्रोपोनिन के ऊपर। अच्छा, अब ट्रोपोनिन तो 3 किस्म के हैं, आई, सी, टी। तो ये कैल्शियम किस पे अटैच होगा, आई पे, सी पे, टी पे। बहुत इजी है बेटा, कैल्शियम में भी सी आ रहा है और आपके ट्रोपोनिन में भी सी आ रहा है, ट्रोपोनिन सी।
कैल्शियम इस ट्रोपोनिन सी के ऊपर अटैच होगा, याद रखना बात। तो ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ये पड़ा, पता है ना ये स्ट्रक्चर बेटा, ये एक्टिन है, एक्टिन के 2 धागे हैं, एक्टिन के 2 धागों के ऊपर 2 धागे ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के हैं। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के ऊपर बेटा ये 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं ट्रोपोनिन के। ट्रोपोनिन 3 किस्म के होते हैं, ICT। अब ये जो कैल्शियम आया है मेरे बच्चे, ये कैल्शियम यहां पे अटैच होगा आपके इस ट्रोपोनिन सी के ऊपर। तो आप समझ जाइए कैल्शियम ये आया यहाँ पे, और इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे जूम किया है, ठीक है ना, इस एरिया को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं अच्छी तरह समझने के लिए। तो यहाँ पे आपका बच्चा ये बेटा आपका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया कैल्शियम। अब ये कैल्शियम आएगा और कैल्शियम यहाँ पे अटैच होगा, इसके ऊपर आपके ट्रोपोनिन सी के ऊपर कैल्शियम अटैच होगा। जैसे ही ट्रोपोनिन सी के ऊपर कैल्शियम अटैच होगा तो ट्रोपोनिन सी एक्टिव हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, जाग जाएगा। ट्रोपोनिन सी जाग जाएगा और ये अपना काम करना शुरू करेगा, और ये समझ जाएगा कि मुझे अब क्या काम करना है जब इसके साथ कैल्शियम अटैच होगा। अब ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, ध्यान देना बेटा। अब ये ट्रोपोनिन सी जो है बेटा, ये ट्रोपोनिन सी जो है ये एक्टिव करेगा ट्रोपोनिन आई को, याद रखना मेरी बात। ट्रोपोनिन सी को एक्टिव किसने किया, कैल्शियम ने। किसका कैल्शियम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये ट्रोपोनिन सी जो है ना ये एक्टिव करेगा ट्रोपोनिन आई को, ट्रोपोनिन आई को, क्लियर। अब ट्रोपोनिन आई एक्टिव हो गया है, ट्रोपोनिन सी का काम यही था बस, ट्रोपोनिन आई को जाके जगाना, एक्टिव करना, स्टिमुलेट करना, क्लियर बात। अच्छा, अब आता है काम ट्रोपोनिन आई का। ट्रोपोनिन आई अब क्या काम करेगा बेटा, ट्रोपोनिन आई जो है ये ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, याद रखना बात। ट्रोपोनिन आई जो है ये ट्रोपोमायोसिन है, ये 2 धागे जो ब्लॉक करके बैठे हैं एक्टिन के 2 फिलामेंट्स को, तो ट्रोपोनिन आई को ये हटा देगा, यूं खींच लेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका ये प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, ये ऐसे देखो ये हट गया। अच्छा, ये यहां से हट जाएगा आपका ट्रोपोमायोसिन। इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे मेरे बच्चे ये आपका एक्टिन प्रोटीन जाहिर हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, या साइड में पड़ा है। और इसको किसने अलग किया, इसको अलग किया आपके ट्रोपोनिन आई ने। अच्छा, ट्रोपोनिन आई को किसने एक्टिव किया, सी ने। ऊपर पड़ा है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी का आगे काम आएगा, आगे इसका आखिर में काम आता है ट्रोपोनिन टी का, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपसे 2 चीजें याद करें, सी और आई। ट्रोपोनिन सी ने स्टिमुलेट किया आई को, आई ने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया। अब ये सारे ट्रोपोमायोसिन के धागे यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो हर जगह पे कैल्शियम आएगा, यहाँ पे भी कैल्शियम आएगा अलग से, यहाँ पे अलग कैल्शियम आएगा इसके लिए भी अलग से कैल्शियम आएगा। यहाँ पे भी सेम चीज होगी बेटा, यहाँ पे भी ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन था, सेम ही चीजें थी, ट्रोपोनिन ICT। यहाँ पे कैल्शियम अटैच होगा, सेम ही चीज पे ट्रोपोनिन सी पे। उस ट्रोपोनिन सी ने क्या किया, यहाँ पे भी ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया। तो ये देखिए ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हट गया। अब नतीजे में क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन हट गया तो क्या हुआ नतीजे में बेटा, देखें इसके नतीजे में एक्टिन फिलामेंट जाहिर हो गया है। अब एक्टिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब ये एक दूसरे को जो है ना कांटेक्ट करेंगे, कैसे, देखें कैल्शियम का काम तो यही था एक्टिन फिलामेंट को जाहिर करना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को करवाना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखें तो कैल्शियम के बाद आता है ATP। ATP कहाँ से आता है, देखें बेटा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब एक और ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देगा एनर्जी, और इस एनर्जी के मॉलिक्यूल का नाम है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये ATP आएगा, ये आपका पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या देता है, ये सर ATP देता है। अच्छा जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने दिए ATP। अब बेटा ATP किसके साथ अटैच होगी, थिन फिलामेंट के साथ या थिक के साथ, याद रखना। कैल्शियम तो अटैच हुआ है थिन फिलामेंट के साथ, थिन में भी कौन से फिलामेंट के साथ, ट्रोपोनिन के साथ, ठीक। जिसने क्या किया, एक्सपोज किया एक्टिन फिलामेंट को, ट्रोपोमायोसिन को हटा के। ATP किसके साथ अटैच होगा, याद रखना बेटा, ATP अटैच होगा थिक फिलामेंट के साथ या मायोसिन फिलामेंट के साथ, थिक फिलामेंट के साथ या मायोसिन फिलामेंट के साथ, याद रखना। तो ये ATP आएगा, ATP यहाँ पे अटैच होगा थिक फिलामेंट के साथ, और इस थिक फिलामेंट का बेटा नाम है मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट।
इसकी साइज होती है 16 नैनोमीटर। ये साइज में डबल होते हैं थिन फिलामेंट से। और थिक फिलामेंट एक ही किस्म के प्रोटीन का बना हुआ है जिसका नाम है मायोसिन। और इस मायोसिन को जब आप देखोगे तो बेटा मायोसिन जो है ये अगेन बना हुआ है दो किस्म के धागों का, दो किस्म के प्रोटीन का, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल आपका मीरोमायोसिन। और ये मीरोमायोसिन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं 300 से 400। आप इस धागों को जब देखोगे ना थिक फिलामेंट को, तो थिक फिलामेंट 1 2 3 4 ऐसी 300 से 400 छोटी छोटी मॉलिक्यूल का बना हुआ है। और ये आपका टोटल जो थिक फिलामेंट होते हैं इसके भी दो धागे होते हैं थिक फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन के। और ये छोटे छोटे ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं जिसको कहते हैं मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन कितने होते हैं 300 से 400। ये 300 से 400 मीरोमायोसिन मिलके दो धागे बनाते हैं और इन दो धागों को कहेंगे मायोसिन। फिर ये दोनों धागे आपस में यूं वाइंड होंगे एक दूसरे के ऊपर। फिर ये दो धागे ना ऐसे क्वाइल होंगे एक दूसरे के ऊपर, यूं सांप की तरह, ऐसे डीएनए की तरह। ठीक है, क्लियर है बात? इसके नतीजे में क्या बना, ये थिक फिलामेंट बन गया। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दें। थिक फिलामेंट जो होता है बेटा, इसके बाहर यूं निकले हुए हेड होते हैं, ये हेड होते हैं, ये आपके थिक फिलामेंट के सर होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, थिक फिलामेंट जो होता है उसके बाहर ये निकले हुए जो हिस्से होते हैं जिसको हम हेड कहते हैं बेटा, ये हेड बने हुए ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, याद रखना। ये जो हेड है ना, हेड ये निकला हुआ भरा हुआ ऐसा गोल गोल, ये हेड टोटल दो होते हैं और पीछे दो पूंछें होती हैं जिसको टेल कहते हैं। ये आपकी पूरी टेल है, ये टेल बनी हुई है फाइब्रस प्रोटीन की। हेड बना हुआ है ग्लोबुलर प्रोटीन का, 3 डायमेंशनल प्रोटीन का। क्लियर है बात? ये हेड के अंदर आपकी प्रोटीन की टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। फाइब्रस प्रोटीन जो है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। अच्छा जी, अब हम थोड़ा डिटेल में देखें तो ये आपका था एक्टिन फिलामेंट। अब यहाँ पे देखें बेटा, एक्टिन फिलामेंट ये रहा, ये एक ये दो, इसको हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्टिन फिलामेंट, दूसरा एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट देखें ये कितने धागे हैं, ये एक ये दो धागे हैं और ये दोनों धागे, इसको हम कहते हैं एफ प्रोटीन या फिलामेंटस प्रोटीन। तो आपका एक्टिन फिलामेंट जो है बेटा वो बना हुआ है एफ या फिलामेंटस प्रोटीन का। ठीक है बेटा? अच्छा, अब एक्टिन के ऊपर ये काले कलर के धागे नजर आ रहे हैं, ये ऊपर इसको जो रैप होते हैं और इसको बिला करते हैं एक्टिन को, इन धागों का नाम है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के भी कितने धागे हैं, 2 हैं। ऐसे ही आपके ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और 3 कॉम्प्लेक्स था जिसका नाम था ट्रोपोनिन, ICT। अच्छा, ऐसे हम देखें तो नीचे ये थिक फिलामेंट है जिसको हमने यहाँ पे जूम किया है। ठीक है बेटा? थिक फिलामेंट के ऊपर देखें ये हेड है, फिर ये टेल्स हैं, हेड है टेल्स हैं, हेड है टेल्स हैं। अब ATP जो आ रहा है, ये ATP यहाँ पे अटैच होगा और आपके थिक फिलामेंट के हेड के ऊपर ये ATP अटैच होगा। यहाँ पे देखें ये ATP अटैच हो गया। हेड है ना, हेड, इस पे 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बड़ा आपको हेड नजर आ रहा है, ये हेड पे देखें ये एक ही हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है हेड के ऊपर। आपका हेड ऐसे होता है, इसको यहाँ पे जूम करते हैं, इस वाले हिस्से को यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, ये मायोसिन का हेड है। ठीक है, हेड ऐसे होता है, ऐसे हेड पे ये एक साइट है जहाँ पे ATP अटैच होगी। क्लियर है? दूसरी साइड जो होती है हेड की, ये अटैच होगी आपके इन थिन फिलामेंट के साथ। तो 2 साइड्स होती हैं हेड पे। अच्छा, दूसरी बात बेटा, ये हेड जो है ना, ये ऐसे कर्व खाता है, इसे कर्व है और इस कर्व को हम कहते हैं ओवरऑल आर्म, क्रॉस आर्म। और इस हेड की इस कर्व को हम कहते हैं क्रॉस आर्म। ये फाइब्रस प्रोटीन है सारा और ये हेड है जहाँ पे ATP वगैरह अटैच होगा और ये जाके अटैच होगा थिन फिलामेंट के साथ। तो यहाँ ये लिखा पड़ा है क्रॉस आर्म, ये रहा क्रॉस आर्म। ये हेड ऐसे होता है, ऐसे इसी तरह ये हेड है, यहाँ पे ATP अटैच हुआ, फिर ये हेड यूं बैंड खाता है, इस बैंड को हम कहते हैं क्रॉस आर्म। क्लियर है बात? अब ध्यान देना, ATP जैसे ही अटैच हुआ अब क्या होगा, मायोसिन को एनर्जी मिल गई, मायोसिन फिलामेंट को एनर्जी मिल गई। अब ATP हर जगह पे अटैच होगा, यहाँ पे भी अटैच होगा ATP, इधर भी ATP आएगा बेटा, इधर भी ATP आएगा, इधर भी ATP आएगा। जितने हेड होंगे उतने ATP यूज होंगे। बात आ रही है समझ में बच्चे? जितने हेड होंगे उतने प्रोटीन आएंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितने थिन फिलामेंट होंगे उतने कैल्शियम आएंगे। यहाँ पे अलग कैल्शियम आया, यहाँ पे अलग कैल्शियम आया, वहाँ पे अलग कैल्शियम आया, वहाँ पे भी अलग कैल्शियम आया है। क्लियर है बात? अब ध्यान देना, अब ATP आएगा और ATP अब एनर्जी नहीं देगा। ATP तब तक एनर्जी नहीं देगा जब ATP टूटता नहीं है। बात आ रही समझ में?
जब एटीपी की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन का मतलब टूटना। अब एटीपी जैसे ही अटैच होगा ना, यहाँ पे देखें आपका एटीपी यहाँ पे अटैच होगा, इस चीज को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एटीपी अटैच हो गया आपके किसके साथ, थिक फिलामेंट के हेड के साथ। अब एटीपी को तोड़ा जाएगा, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो एटीपी को तोड़ेगा। इस एंजाइम का बेटा नाम है एटीपेज। ये एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा। एटीपी टूटेगा तो एटीपी टूटेगा किससे में, एटीपी से निकलेगा एडीपी और फास्फेट। एटीपी टूट गया, एटीपी टूट गया किसमें, एडीपी में और फास्फेट में। एटीपी जैसे ही टूटा तो एडीपी के टूटने से, एटीपी के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी या 31.8 जूल। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये देखें, ये एटीपी जैसे ही टूटा तो एटीपी एनर्जी देके रिलीज हो गया, और ये एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में और फास्फेट में। चलो भाई, एटीपी तो निकल गया। एटीपी का काम तो तमाम हो गया ना, एटीपी का काम एक ही था, एनर्जी देना। वो एनर्जी तब मिली जब एटीपी का बॉन्ड फास्फेट का बीच में टूटेगा। अब एटीपी को देखोगे ना बेटा, तो एटीपी ऐसे होती है, ये एटीपी है, और एटीपी में 3 फास्फेट होते हैं, ठीक है बेटा, ये 3 फास्फेट हैं। तो यहाँ पे एंजाइम जो आता है ना, एंजाइम ये एक फास्फेट के बीच में बॉन्ड को तोड़ देता है, ये बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी 7.3 किलो कैलोरी। ये एनर्जी जाके मिलती है आपके इस हेड को। अब इसके नतीजे में हेड को एनर्जी मिल गई, सारी एटीपी से टूट जाएंगी, सारी एटीपी टूट जाएंगी, एटीपी में कन्वर्ट होगी। अब सारे हेड को एनर्जी मिल गई है, सारे के सारे बड़ा हेड्स को क्या मिल गई है, एनर्जी मिल गई है। क्लियर है बात। अब एटीपी को यहाँ पे मिटा देते हैं, एनर्जी तो मिल गई ना। अच्छा, इसके नतीजे क्या होगा, अब ये हेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, हेड यूं बड़ा हो जाएगा साइज में जैसे एनर्जी मिली। अब ये हेड आएगा बेटा, और ये हेड ऐसे बड़े हो जाएंगे साइज में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ये हेड आके ये अटैच हो गए, ये आके अटैच हो गए। क्लियर है बात। ऐसे तो ये हेड आएगा और ये आके एक्टिन फिलामेंट में जो सोराख नहीं पड़ा है, जिसको बाइंडिंग साइट कहते हैं, यहाँ पे आके ये हेड अटैच हो गई, और ये देखें ये यहाँ पे आके अटैच हो गए, और ये इस जगह पे आके ये अटैच हो गए, ये भाई अटैच हो गए, ये आ गया, इसका भी ये अटैच हो गया, इधर अटैच हो गया। क्लियर है बात। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कैल्शियम ने, एटीपी ने क्या किया, थिन और थिक दोनों को अटैच करवा दिया। अच्छा, ये अटैच हो गए हैं थिन और थिक फिलामेंट। इसकी बेटा अटैचमेंट को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। तो ये आपकी क्रॉस ब्रिज बन गई। क्रॉस ब्रिज लफ्ज का मतलब कोई मखलूक नहीं है बेटा, क्रॉस ब्रिज का मतलब होता है द कनेक्शन बिटवीन या द कनेक्शन ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। जब थिन और थिक फिलामेंट दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसको कहेंगे क्रॉस ब्रिज। कितनी क्रॉस ब्रिज बनी, मिसाल जैसे ये एक क्रॉस ब्रिज बनी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, फॉर एग्जाम्पल 8 क्रॉस ब्रिजेस बनी। ऐसे 8 नहीं बनती हैं, अरबों खरबों बनती हैं एक सेल के अंदर, क्योंकि ये एक सार्कोमर है। ऐसी एक जेड लाइन पे पता नहीं कितने ही सार्कोमर होते हैं, और ऐसी जेड लाइनें पता नहीं कितनी होती हैं एक सेल के अंदर। तो सोचो आपकी मसल के अंदर कितने सेल हैं, उसमें कितने ये क्रॉस ब्रिजेस बनेंगी, ट्रिलियन से भी ज्यादा तादाद में, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में। ये तो हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अब होगा क्या, ये थिनोथिक फिलामेंट तो अटैच हो गए हैं। अब थोड़ा बैंड्स को देते हैं। बैंड्स हम पढ़ चुके थे, याद है ना लास्ट टाइम, बैंड्स आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब ये देखिए बैंड है बेटा। अब ये लाइन है सेपरेटिंग लाइन, और सेपरेटिंग लाइन का बेटा नाम क्या है, इस लकीर का नाम है जेड लाइन या सेपरेटिंग लाइन, ठीक है बेटा। और ये भी लाइन कौन सी है, इसका भी नाम है जेड लाइन। जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं थिन फिलामेंट। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दें। अब बेटा ये ऐसा आप देखें, इस इतने से हिस्से को आपको यहाँ पे ये कौन सा ऐसा नजर आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, थिन फिलामेंट नजर आ रहा है। तो इस बैंड को हम कहेंगे आई बैंड। इसको हम क्या कहेंगे, आई बैंड। आई बैंड का मतलब है वो ऐसा जहां पे आपको कौन से धागे नजर आए, थिन फिलामेंट नजर आए, तो उस हिस्से को इस हिस्से को हम कहेंगे आई बैंड। आई बैंड। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये वाला ऐसा देखें आप, यहां से लेकर ये वाला ऐसा देखो बेटा, ये ऐसा देखो, ये इतना सा, ये ऐसा,
इस हिस्से में आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ये थिन फिलामेंट नजर आ रहा है और इससे में थिक फिलामेंट नजर आ रहा है, ये थिन फिलामेंट नजर आ रहा है और आगे थिक फिलामेंट नजर आ रहा है। तो बेटा इस हिस्से को हम कहते हैं ए बैंड। ये आइसोट्रॉपिक बैंड था, ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, ये भी ए बैंड है, ठीक है। ए बैंड का मतलब है वो जगह जहां पे थिन और थिक दोनों का आपस में संगम हो या दोनों आपस में अटैच हो, तो इस बैंड को हम कहेंगे या इस एरिया को कहेंगे ए बैंड। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ए बैंड है, ये पूरा ए बैंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इस हिस्से में आपको कौन सा धागा दिखाई दे रहा है इस पोर्शन में? ओनली थिक फिलामेंट नजर आ रहा है बेटा इस हिस्से में। तो इस हिस्से को हम कहते हैं एच जोन। एच जोन का मतलब होता है वो जगह जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आए थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट। और एच जोन जो होता है ये इसी का ही पार्ट होता है ए बैंड का, याद रखना बात। इस यहां से लेकर इस पूरे हिस्से का नाम है बेटा ए बैंड। और ए बैंड का ये जो पार्ट है जहां पे सिर्फ आपको थिक फिलामेंट नजर आ रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं एच जोन। एच जोन की बिल्कुल सेंटर जो है, ये सेंटर, इसको हम कहते हैं एम लाइन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो बेटा होता क्या है, ये मसल जो है अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब ये थिक और थिन फिलामेंट आपस में क्या होंगे, स्लाइड होंगे। अब ये थिक और थिन फिलामेंट जो है ना ऐसे आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे, ऐसे बात आ रही समझने ऐसे। अब होगा क्या, ये थिक फिलामेंट जो है ना ये खींचेगा थिन फिलामेंट को अपनी तरफ। अब ये जो धागा अटैच हुआ, ये धागा जो है ये इधर खींचेगा थिन फिलामेंट को। ये जेड लाइन नजर आ रही है, ये जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। अब थिक फिलामेंट क्या करेगा, थिक फिलामेंट के धागे इस थिन फिलामेंट को यूं खींचेंगे अपनी तरफ, ऐसे खींचेंगे, ये धागे ऐसे खींचेंगे। और ये जो धागे होते हैं, ये धागे इस जेड लाइन को, इस थिन फिलामेंट को, ये धागे अपनी तरफ यूं खींचेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, ये धागे यूं खींचेंगे तो ये जेड लाइन खींचती हुई इधर आएगी, और ये धागे जब खींचेंगे इस थिन फिलामेंट्स को, पूरी जेड लाइन को, तो ये धागे जब खींचेंगे तो ये जेड लाइन खींचती हुई इधर आ जाएगी। बात आ रही है समझ बेटा। तो क्या होगा इसके नतीजे में बचे, तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज होगी जो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं ताकि इसको हम समझ पाए। तो होता क्या है बेटा, ये हो रही है आपकी अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें। अब ये जो धागा है ये जैसे ही खींचेंगे इस जेड लाइन को, तो जेड लाइन खींचती हुई यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी जेड लाइन। ये देखें, ये आ गई जेड लाइन। अच्छा, अब ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, उसको थिक फिलामेंट के ये धागे खींचेंगे ना तो ये जेड लाइन खींचती हुई इस तरफ आ जाएगी। अब देखें ये जेड लाइन यहाँ तक आ जाएगी। क्लियर बात। अच्छा, अब ये रहे थिन फिलामेंट बेटा, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट्स हैं। अच्छा, इसके बीच में ये पड़ा है थिक फिलामेंट, ये पूरा का पूरा थिक फिलामेंट यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये रहा, देखें ये रहा थिक फिलामेंट, ये रहा थिक फिलामेंट। क्लियर बात। अच्छा, अब इसके साथ ये धागे अटैच हैं, धागे तो अटैच ही पड़े हैं, ये रहे धागे इसके थिक फिलामेंट के। अब आप थोड़ा गौर फरमाइएगा बेटा। अब क्या हुआ, जेड लाइन देखो पहले इतनी दूर थी, अब जेड लाइन कहाँ चली गई, गायब नहीं हुई है, वो करीब आ गई है। और यहाँ पे देखें आई बैंड में इतना स्पेस था, यहाँ पे आई बैंड में जैसे ही फिलामेंट से खींचा तो क्या हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ। पावर स्ट्रोक का मतलब है खींचना। जैसे वो बैट को यूं हम नहीं घुमाते, यूं धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है या शायद अपने यहाँ शायद आफरीदी ऐसे घुमाता है बैट को, तो तब क्या होता है, पावर स्ट्रोक इसको कहते हैं। फिर पीछे लाते हैं बैट को, उसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। या वो बंदा नहीं होता है बोट में जो लकड़ी होती है जिसको और कहते हैं, उस लकड़ी को यूं पानी से यूं पीछे धकेलता है, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक, और पीछे लाना रिकवरी स्ट्रोक। या झाड़ू होती है, झाड़ू, और झाड़ू को हम यूं लगाते हैं तो उसको पावर स्ट्रोक कहेंगे, फिर झाड़ू को पीछे लाते हैं, इसको रिकवरी स्ट्रोक कहेंगे। तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक हुआ है, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है। मसल देखें, अब जैसे ही थिन को थिक आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थिन फिलामेंट करीब आएंगे थिक के, जेड लाइन दोनों करीब आ जाएंगी। तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइम। ये देखें ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखे होंगी तो पूरे के पूरे ये धागे एक दूसरे के सारे की सारी जेड लाइनें करीब आ जाएंगी, सारी जेड लाइन करीब आ जाएंगी। इसके नतीजे पूरा का पूरा सेल बेटा, ये आपका मसल सेल यूं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मसल सेल की लेंथ कम हो जाएगी। बस सारे मसल में ऐसी ये चीज होती है, सारे के सारे मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सारे मसल के फाइबर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके नतीजे पूरा आपका मसल यूं कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका डोला बनेगा, डोले शोले बनेंगे ऐसे, जिसके नतीजे क्या होगा, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा
जब ये मसल साइज में छोटा हो जाएगा ना, तो ये मसल प्रेशर लगाएगा इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, जिसका नाम है टेंडन बेटा। टेंडन ये वो पाइप होता है, फाइब्रस टिश्यू है, प्रोटीन है, जो आपकी मसल को अटैच करता है हड्डी के साथ। तो यहाँ पे मसल जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो इस मसल्स ने प्रेशर लगाया इस टेंडन के ऊपर, फिर ये टेंडन आगे अटैच है सामने वाली हड्डी से, आपकी अल्ना होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो मसल्स है, इसने दबाव लगाया, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मसल ने यहाँ पे दबाव लगाया टेंडन पे, टेंडन आगे अटैच है इस हड्डी के साथ, और ये टेंडन यूँ खींचेगा इस हड्डी को। इसके नतीजे में आपकी ये पूरी की पूरी लोअर आर्म है ना, वो बैंड हो जाएगी। इसको हम कहेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हुई है, क्लियर बात। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी बेटा, तो क्या होगा, जेड लाइन करीब आएगी, दूर जाएगी। जेड लाइन यहाँ पे देखो दूर थी, जब मसल यूँ रिलैक्स थी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जेड लाइन करीब आ जाएगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जेड लाइन क्लोज आ जाएगी। क्लोज का मतलब है कि करीब आ जाएगी, करीब, ठीक है बेटा। दूसरा, मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइम आई बैंड नजर आ रहा है कहीं पे भी? नो, आई बैंड तकरीबन यूँ समझो नजर ही नहीं आएगा, आई बैंड बहुत कम हो गया है। यहाँ पे इतना बड़ा था, ये आई बैंड तो था जिसमें आपकी ये सार्कोमर आपस में अलग अंदर आ गए हैं, ठीक है। ये आई बैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई बैंड यहाँ पे शार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। आई बैंड के बाद आप देखो ए बैंड, ए बैंड जितना है उतना ही है, देखो ए बैंड की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, तो यहाँ पे भी देखें ए बैंड जितना है उतना का उतना ही पड़ा है। ए बैंड पे कोई फर्क मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइम नहीं पड़ता है, ए बैंड रिमेन सेम मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। दूसरा होता है एच जोन, वो शार्ट हो गया है। एच बैंड जो है वो भी क्या हो गया है, एच बैंड जो है वो सारा का सारा आपका वो भी सेम रहता है, ठीक है ना, ये शार्ट नहीं होता है, ये रिमेन सेम। एच जोन जो होता है इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी रिमेन सेम, क्योंकि ये ए बैंड का ही पार्ट है ना। तो ए बैंड जो है वो भी सेम रहता है, और ये पूरा का पूरा थिक और थिन फिलामेंट का एरिया है, ये भी सेम रहता है। ये देखो ये भी जितना है पहले वाला उतना का उतना ही रहता है। अच्छा, मिडिल लाइन वो तो जितनी है उतनी की उतनी पड़ी है। मिडिल लाइन का मतलब ये सेंट्रल रहता है सार्कोमर का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या चीजें क्लोज हुई हैं, आई बैंड खत्म हो गया, यह समझो शार्ट हो गया, और जेड लाइन भी क्लोज आ गई है। इसी चीज को हम कहते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे धागे जो है ना, धागों की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा है बेटा, धागे कम या ज्यादा नहीं हुए हैं। असल में धागों के बीच में जो गैप था ना, आई बैंड, ये गैप जो था, धागे पहले ऐसे थे, इनके बीच में बड़ा गैप था। जैसे धागे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये यूं अंदर जाते हैं, इसको कहते हैं स्लाइडिंग। स्लाइड का मतलब है अंदर जाना है। जैसे देखें उंगलियां जो है ना ऐसे होता है, क्या उंगलियां अब ये खत्म हो गई? नहीं, ये यूं समझो ये बीच में गैप होता है, सोराख, ये छोटे छोटे सोराख पड़े, इसको हम कहते हैं आई बैंड। मसल जब एक दूसरे को पुल करेंगे ना धागे, तो ये आपके ऐसे धागे यूं अलग अंदर जाएंगे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो बीच में सोराख दिखाई दे रहा था ना खाली हिस्सा, जिसको आई बैंड कहते हैं, वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया। यही था मसल कॉन्ट्रैक्शन। पहले देखो आपका हाथ, पहले धागे जब रिलैक्स थे तब सार्कोमर बहुत बड़ा था, तब इसकी मिसाल साइज थी 1 फीट। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी सार्कोमर की, तब साइज डिक्रीज होगी। कितना परसेंट साइज डिक्रीज होगी? 35%। बड़ा, जब मसल रिलैक्स थी तब सार्कोमर बहुत बड़ा था, जेड लाइन बहुत दूर थी। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस पूरे सार्कोमर की साइज डिक्रीज हो जाएगी। और कितना परसेंट साइज डिक्रीज होगी? 35%। जैसे मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, मिसाल लेते हैं, ये इसकी साइज पहले 1 फीट थी, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अब साइज कम हो गई। अब ये साइज यूं समझो, आप यूं समझो 1 फीट से कम हो गई, उसका 35% कम हो गया है। ये मिसाल 100 मीटर साइज थी, तो अब ये साइज होगी 65 मीटर, या यूं समझो 30 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो ऐसे आप यूं समझो ये आपका 20 सेंटीमीटर रह गया है पीछे। इसको कहते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन किसने करा बेटा? नर्म पल्स ने, कैल्शियम ने, एटीपी ने। क्लियर है बात? और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इस चीज को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, क्लियर है बात ये? तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से आई थी, एटीपी टूट गई एटीपी में, और मसल कॉन्ट्रैक्ट तब हुई जब एटीपी डीहाइड्रोलाइज होगी, हाइड्रोलाइज ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब ये पावर स्ट्रोक है। अब मसल रिलैक्स होगी पीछे, क्लियर? अब मसल कैसे रिलैक्स होगी? सेम, ब्रेन जो है वो क्या करेगा यहाँ पे, उसी का ही रोल है। अब वो कैसे देखें, होता क्या बेटा, अब ये एसिटाइलकोलिन जब तक अटैच रहेगा ना आपके रिसेप्टर के साथ, तब तक मसल कॉन्टैक्ट हालत में रहेगी, कॉन्टैक्ट हालत में रहेगी। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है, इस एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज। मसल जो है उसको रिलैक्स कराने के लिए, मसल को रिलैक्स कराने के लिए बच्चे एक एंजाइम आता है।
आपके साइनेप्स में एंजाइम और मसल के बीच में, ये आपका ना न्यूरॉन और मसल के बीच में गैप है, यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा। ये एंजाइम आता है, इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज। बेटा ये एंजाइम आएगा यहाँ पे, और ये एंजाइम आके इस रिसेप्टर के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन नहीं पड़ा है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, इसको तोड़ देगा। अच्छा, ये एंजाइम आएगा और ये आके इस रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन के टुकड़े कर देगा। एसिटाइल कोलिन था ना ये रिसेप्टर के ऊपर टेज, इसके ये टुकड़े कर देगा, एसिटाइल कोलिन टूट जाएगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन टूटा तो टूटा हुआ एसिटाइल कोलिन दोबारा चला जाएगा वापस किसमें, आपके नर्व सेल में, और ये एसिटाइल कोलिन टूटा हुआ दोबारा रीयूज भी होगा। एसिटाइल कोलिन के टुकड़े हो गए ना, ये टुकड़े चले जाएंगे दोबारा आपके न्यूरॉन के अंदर, और ये वापस जाके ठीक होंगे, फिर से रीयूज भी होंगे, ठीक है, जब आपको मसल कांटे करने वाली बेटा। तो एसिटाइल कोलिन जैसे ही टूट जाएगा ना, इसके नतीजे में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ जाएगा कि अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे अपना वो चीज़ जो मैंने कैल्शियम दी वो मुझे वापस दो। अब वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना दरवाजा जो है ना कैल्शियम को निकाल के बंद कर दिया था इसने, अब वो दरवाजा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोल देगा, जिसको चैनल कहेंगे। अब जैसे ही चैनल खुलेगा तो क्या होगा, नतीजे में कैल्शियम यहाँ पे था ना टेज, ट्रोपो सी के ऊपर, ट्रोपोनिन सी के ऊपर, ट्रोपोनिन सी के ऊपर, तो ये कैल्शियम यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से। अब ये कैल्शियम भागता हुआ जाएगा वापस अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गया अपने घर में वापस, ठीक, यहाँ से हट जाएगा कैल्शियम हट जाएगा, सारे कैल्शियम यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक। तो कैल्शियम जो है वो वापस चला जाएगा अपनी जगह पे, और एसिटाइल कोलिन भी खलास हो गया, ठीक। नंबर 2। नंबर 3 चीज एटीपी दोबारा आएगी मसल रिलैक्स होने के लिए, एटीपी दोबारा देगा माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन एटीपी देगा, तो और एटीपी आएगा। मसल को रिलैक्स कराने के लिए भी एटीपी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एटीपी चाहिए, फिर से एटीपी आएगा, एटीपी आके यहाँ पे अटैच होगा हेड के ऊपर, हेड हर हेड के ऊपर एटीपी अटैच होगा, फिर ये एटीपी टूटेगा और ये एटीपी अब एनर्जी देगा इस मसल को रिलैक्स होने के लिए। तो जैसे ही एटीपी अटैच हुई, और अब क्या होगा, ध्यान देना बेटा, कैल्शियम जैसे ही हट जाएगा आखिर में एक शेर जागेगा यहाँ पे, एक बब्बर शेर, और इस चीज का, इस बंदे का नाम है ये टी, ट्रोपोनिन टी। बेटा ये ट्रोपोनिन टी ये पड़ा है, ट्रोपोनिन टी। अब ये ट्रोपोनिन टी जाग जाएगा, ये रहा ट्रोपोनिन टी, इसका काम आखिर में। ट्रोपोनिन टी का बेटा काम होता है मसल को रिलैक्स करवाना, ट्रोपोनिन टी का काम, क्लियर है। अब ट्रोपोनिन टी क्या करेगा, ये एटीपी आएगा और एटीपी हेड को हटा देगा, अब ये हेड दूर हो जाएगा, हेड जो यहाँ से हट जाएगा, आपके एक्टिन धागों से अलग हो जाएगा, ये एक्टिन धागों से हेड अलग हो गया, क्लियर है बात। अच्छा जी, तो हेड देखे हट गया, अब ये हेड अपनी जगह पे चला गया वापस अपने अब्बू के पास, अपने मायोसिन के पास, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिन जो फिलामेंट इसके जो बाइंडिंग साइड खुली हुई थी, अब ये ट्रोपोनिन टी जो है ना, ट्रोपोनिन टी आपके ट्रोपोमायोसिन को खींचेगा और ये ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन को ऊपर लाएगा, ऐसे ये एक्टिन फिलामेंट को ब्लॉक कर देगा, ये देखें ये एक्टिन फिलामेंट को ब्लॉक कर देगा। ट्रोपोनिन जो टी होता है ये आपकी एक्टिन फिलामेंट को ब्लॉक कर देगा ट्रोपोमायोसिन के जरिए। तो ट्रोपोनिन टी जो है ये बेटा ट्रोपोमायोसिन को दोबारा लाएगा एक्टिन के ऊपर, जिसके नतीजे में एक्टिन जैसे पहला था वैसा हो जाएगा। अब ये मसल क्या हो गई, रिलैक्स, फिर ये मसल के दोनों धागे यूं दूर चले जाएंगे, जिसके नतीजे मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स, क्लियर बात। तो ट्रोपोनिन बेटा वो प्रोटीन है जो आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी कराता है, रिलैक्स भी कराता है। कौन सा ट्रोपोनिन है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, वो बेटा ये दो प्रोटीन है सी और आई। कौन सा ट्रोपोनिन है जो मसल को रिलैक्स करवाता है, वो आपका ट्रोपोनिन टी है। किसकी मदद से, ट्रोपोमायोसिन को ऊपर लाएगा एक्टिन के प्रोटीन के ऊपर, क्लियर बात। अच्छा, बाकी सी और आई आप समझ गए होंगे, जो कैल्शियम अटैच होगा इनके पास और ये ट्रोपोमायोसिन को हटा देंगे, एटीपी आएगा। तो ये था आपका ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब ये लेक्चर लंबा हो जाता है बेटा, लेक्चर लंबा हो जाए उसकी टेंशन नहीं है,
कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, टॉपिक का आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, रट्टा लगाने की कभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हर चीज को आप कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह से सिंपल वे से पढ़ें, सीक्वेंस वाइज पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीक्वेंस बना के, ताकि आपको चीज का कॉन्सेप्ट तो पता हो। नहीं तो रट्टा होता है भाई, कैल्शियम कहाँ गया, एटीपी कहाँ गया, बात आई सामने। बहरहाल तो फिर से थोड़ा सा और करते हैं बेटा। हुआ क्या, दिमाग ने मैसेज दिया, दिमाग का मैसेज कौन लाया, मोटर नर्व। मोटर नर्व आया यहाँ पे, कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन प्लेट पे, और यहाँ से ये साइनेप्स निकला। साइनेप्स से क्या था, कैल्शियम था। कैल्शियम ने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा जिसका नाम था एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आया रिसेप्टर पे, रिसेप्टर जैसे आया तो रिसेप्टर ने ये मैसेज दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया कैल्शियम। कैल्शियम आके अटैच हुआ कहाँ पे, ट्रोपोनिन सी पे। ट्रोपोनिन सी ने किसको एक्टिव किया, ट्रोपोनिन आई को। ट्रोपोनिन आई ने क्या किया, ट्रोपोमाइसिन को हटा दिया, ट्रोपोमाइसिन को हटा दिया, ट्रोपोमाइसिन हटा दिया, ट्रोपोमाइसिन को हटा दिया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी दी। एटीपी आके अटैच हुई आपके हेड के ऊपर, मायोसिन के हेड के ऊपर। फिर हेड यूं स्ट्रेच हो गया, हेड अटैच हो गया आपके कहाँ, एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइड या सॉकेट के साथ। ये हो गई मसल की कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। फिर आपका एंजाइम आया एस्टीरेस, एसिटाइलकोलिन एस्टीरेस, उसने इसको काट दिया एसिटाइलकोलिन को, एसिटाइलकोलिन चला गया, कैल्शियम वापस ले लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर से एटीपी देगा मसल को रिलैक्स होने के लिए। एटीपी आएगा, अटैच होगा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी देगा, और ये धागे आपस में अलग हो जाएंगे, जिसके नतीजे मसल न्यूरो रिलैक्स हो जाएगी, साकोमरे फिर से बढ़ जाएंगे साइज में, और ये रेड लाइन फिर से दूर हो जाएंगी जैसे पहली थी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, माना मसल का रिलैक्स हो जाना, साकोमर का दूर हो जाना, रिकवरी स्ट्रोक। तो रिकवरी स्ट्रोक में कौन कौन सी चीजों का रोल था, एक रिकवरी स्ट्रोक में रोल था बेटा रिलैक्स कराने में आके एंजाइम का, जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टीरेस। दूसरा किसका रोल था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसने कैल्शियम को ले लिया, लो कैल्शियम हो गया तो मसल रिलैक्स होगी, लो कैल्शियम। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल है, जिसने एटीपी दी है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें मसल को रिलैक्स करवाती हैं, ठीक है। अच्छा।